Hello everyone, welcome to the channel Adarsh. Today we'll be discussing a very important and interesting topic, that is enzyme kinetics. ठीक है, काइनेटिक्स क्या होता है? कुछ भी चीज की मूवमेंट को बोलते हैं हम काइनेटिक्स. व्हेन एनीथिंग इज मूविंग इन मोशन देन वी कॉल इट एज काइनेटिक्स. ओके, तो यहाँ पे हम एंजाइम काइनेटिक्स अगर बोल रहे हैं, मतलब एंजाइम तो हमारा दौड़ नहीं रहा है, बट एंजाइम इज हेल्पिंग. like in the last class we have been discussing how an enzyme accelerates or decelerates a reaction. Okay, तो एंजाइम काइनेटिक्स आज हम पढ़ेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको एकदम ध्यान देना है हर एक कॉन्सेप्ट पे, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. So a warm good evening to everyone watching this video. Okay. Chalo, so before we start with enzyme kinetics, let us discuss some, let us introduce to some of the basic terms and what exactly is enzyme kinetics. जब हमने बोला है कि kinetics हमारा, एनोटेशन थोड़ी कर देते हैं, काइनेटिक्स हमारा क्या है भाई? काइनेटिक्स मींस एनीथिंग इन मोशन इज कॉल्ड एज काइनेटिक्स. तो हमारा क्या मोशन पे है यहाँ पे? आपको याद रखना है कि सबस्ट्रेट, कोई भी सबस्ट्रेट है जिसमें एंजाइम अगर आके उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है और वो सबस्ट्रेट को फटाफट से वो प्रोडक्ट बना दे रहा है. तो जितने सिंपल वे में मैंने बताया उतना सिंपल है नहीं, पर आपको बेसिक्स जानने के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि काइनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स किस चीज की मूवमेंट हो रही है. तो क्या है कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है, उस चीज की मूवमेंट, आगे बढ़ रहा है रिएक्शन. ठीक है, प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहा है रिएक्शन. तो दैट इज एंजाइम काइनेटिक्स. ओके, so enzyme kinetics is the study of the rate of enzymatic reactions. Rate of enzymatic reaction मतलब किस स्पीड से एंजाइम रिएक्शन कर रहा है और कितनी जल्दी वो प्रोडक्ट बना पाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन, हाउ दे आर अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स. तो आप ये भी पढ़ोगे कि किस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो उसको रेगुलेट करते हैं, जो उसको स्टॉप कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं, डिसेलरेट कर सकते हैं. सो इट इज अ क्रूशियल फील्ड इन बायोकेमिस्ट्री. बहुत सारे लोग जब लाइफ साइंसेस, जिनको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये सब पढ़ने में इंटरेस्ट ज्यादा आता है, तो उनको बायोकेमिस्ट्री से थोड़ा डर लगता है. तो ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है. आई विल जस्ट सिंप्लीफाई एंजाइम काइनेटिक्स एंड मेक दैट अ केक वॉक फॉर यू. ओके, चलो. तो हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड हाउ एंजाइम्स फंक्शन एंड रेगुलेट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. हाउ दे फंक्शन, कैसे नॉर्मल उसकी फंक्शन होती है और कैसे वो रेगुलेट करता है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विद स्पेसिफिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर. ठीक है, उनके थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वो दे आर 3D मॉडल्स. ओके, वो 2D नहीं है. जैसे कि हम अगर सिंपली ऐसे डायग्राम बनाते हैं, वीडियो पे देखते हैं, तो इट इज नॉट जस्ट अ 2 डायमेंशनल, बट इट इज अ 3 dimensional structure that enable them to bind to substrates and catalyze reactions. सबस्ट्रेट से बाइंड करता है और कैटलाइज करता है रिएक्शन. कैटलाइज मतलब उसको स्पीड कर देगा या फिर उसकी स्पीड को स्टॉप कर देगा, बट ज्यादातर एंजाइम यही कर रहा है कि उसको स्पीड कर दे रहा है ताकि जल्दी जल्दी से वो प्रोडक्ट बना. ठीक है, द यूनिक एक्टिव साइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक एंजाइम में एक्टिव साइट्स होते हैं विच फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ई एंड एस. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, E and S. This is a temporary enzyme substrate complex. भाई टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि अगर परमानेंट हो गया तो भाई प्रोडक्ट कैसे बनेगा सबस्ट्रेट का? तो ये टेम्परेरी बॉन्डिंग तो जरूरी है. अगर जब तक टेम्परेरी वो बॉन्डिंग नहीं करेगा तो किस तरीके से वो सबस्ट्रेट को चेंज करके एक नया प्रोडक्ट बनाएगा. ठीक है, तो ये बहुत जरूरी होता है और ये हर जगह, एंजाइम एक प्रोटीन है तो हर जगह नहीं होता है. वो एंजाइम के बस एक्टिव साइट में ही होता है.
Enzymes are involved in metabolism, DNA replication, protein synthesis and in the regulation of biological processes. तो ये सारे प्रोसेस में एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और किस तरीके से ये जो काइनेटिक्स है ये किस तरीके से उसको इन्फ्लुएंस करता है इन बायोलॉजिकल प्रोसेस को, ये हम आगे देखेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलो, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे एंजाइम काइनेटिक्स, जो हम बेसिक टर्म्स अभी आगे जानेंगे, तो इसके बारे में हम पहले देख लेते हैं, ठीक है, कि किस किस बारे में हम लोग को आगे जाना है ताकि हम एंजाइम काइनेटिक्स एकदम अच्छे से समझ जाए। ओके, पहला तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से, आप ये डायग्राम देख सकते हो, बहुत ही क्लियर है और बहुत ही सिंपल है। ये एंजाइम जैसे कि मैंने बताया ये पूरा एक प्रोटीन है, ठीक है। तो इस पे हर एक जगह एक्टिव नहीं है, इसका एक ही रीजन है विच इज एक्टिव, दिस इज द एक्टिव रीजन एंड देयर दिस सबस्ट्रेट विल बॉन्ड एंड इट विल फॉर्म अ टेम्पररी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया तो आप देख सकते हो ये किस तरीके से पिंक मॉलिक्यूल को बना देगा ब्लू मॉलिक्यूल विच विल बी द प्रोडक्ट। सो ऑफ कोर्स जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो सबस्ट्रेट द लेफ्ट हैंड साइड इज डिफरेंट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट। मतलब किस तरीके से, जैसे सबस्ट्रेट है वो एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है और वो एक अलग ही तरीके का मॉलिक्यूल बना देगा विच विल बी द प्रोडक्ट। ओके, तो यही फंक्शन है हमारा एंजाइम का। तो ये आप बहुत जानोगे अभी आगे कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनता है, ठीक है। चलो, अब आ गया हमारा माइकलिस मेंटन इक्वेशन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम ये सारे टर्म्स को जानेंगे कि वी नॉट क्या है, वी मैक्स क्या है, ये सब हम जानेंगे। बट अभी इनिशियली बस मैं आपको ये फ्रेम करके आपको बता देती हूँ कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन, माइकलिस मेंटन दो अलग अलग साइंटिस्ट है जिनके बाद जिन्होंने ये डिस्कवर किया था और उसके बाद ये एक डिराइव किया था उन्होंने फॉर्मूला, ठीक है। तो चलो पहले तो हम टर्म्स जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है और फिर हम आगे उसके बारे में और जानेंगे कि किस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड है। वी नॉट और इसको स्मॉल वी में भी हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल वी में भी हम इसको डिनोट करते हैं। ओके, सो वी नॉट इज द इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों हम बोल रहे हैं, स्पीड, किस स्पीड से एंजाइम प्रोडक्ट बना रहा है। तो इनिशियल जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम बोलते हैं वी नॉट या फिर स्मॉल वी करके उसको डिनोट करते हैं। वी मैक्स टर्म से ही, टर्म में ही आंसर है भाई। वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, मतलब सब बहुत ही स्पीड से सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट बना रहा है, तब आता है वी मैक्स। जब बहुत ही स्पीड में बनाएगा तो दैट विल बी द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम किसी भी एंजाइम की एक लाइफ होगी, वो उतने ही, मतलब वो उसके टेंडेंसी, उसकी एक स्पीड भी होगी जिसके लाइक तरीके से वो फटाफट सबस्ट्रेट को क्या करेगा, प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो हम इनिशियल वेलोसिटी कैसे जानेंगे, जब हमको मैक्सिमम उस एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। कितना हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स था मोल्स पे, कितना हमारा सबस्ट्रेट के लाइक मॉलिक्यूल्स थे और उसके बाद वो किस तरीके से प्रोडक्ट बना। तो हमें पहले तो इनिशियल जानना है, होता है कि कितने सबस्ट्रेट कितना सबस्ट्रेट था जो मैक्सिमम वेलोसिटी में कैसे प्रोडक्ट पे बन गया। तो इस पे एस, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, व्हेन बी मैक्स एंड एस के बीच में कुछ नहीं है, मतलब दैट इज मल्टीप्लीकेशन। दीज आर द बेसिक लाइक मैथमेटिक्स दैट यू नो, कि हम उसको डॉट से भी डिनोट करते हैं या फिर इनटू मल्टीप्लाई करके डिनोट करते हैं। तो अगर हम अपने को इनिशियल वेलोसिटी जानना है एंजाइम का, तो हम वी मैक्स जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से, केएम से। केएम क्या है भाई, केएम होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से ही रिलेटेड है, ये मैं आपको कैसे बताऊंगी। लेकिन केएम अगर हम with the term if we go, then this is the Michaelis Menten constant, ठीक है। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे कि हमारी हम लाइक मैथ्स में पढ़ते हैं पाई, पाई की एक फिक्स वैल्यू है, उसी तरीके से केएम की एक फिक्स वैल्यू होगी हर एंजाइम की, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। और अगर हम कांस्टेंट जानेंगे तो फिर हम अलग तरीके से उसके वी मैक्स, लेट्स से हमने अभी पढ़ा कि फैक्टर्स किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे वेलोसिटी को, ओके, एंजाइम के वेलोसिटी को।
तो अगर अपने को कांस्टेंट पता होगा तो हम उससे पता कर सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ जाएगी, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें कांस्टेंट पता होगा तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, अगर हम उसको हमें उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी पता हो और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पता हो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डेरिवेशन। हम किस तरीके से एक चीज को, अगर हमारे लाइक बाकी चीजें हमें पता हो तो हम एक दूसरे लाइक एक अननोन क्वांटिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये फॉर्मूला एकदम याद कर लीजिए आप लोग सब। तो ये है V इक्वल्स टू V नॉट इक्वल्स टू V मैक्स multiplied by substrate concentration divided by Km, that is Michaelis constant, Michaelis Menten constant प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो एंजाइम काइनेटिक्स जानने से पहले हमने ये जान लिया कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनता है। एंजाइम में सबस्ट्रेट हुआ और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक टेम्पररी कॉम्प्लेक्स बनता है और वो फाइनली एक प्रोडक्ट बना देता है। और दूसरी चीज है हमारा माइकेलिस मेंटन इक्वेशन। तो हमारा इक्वेशन क्या है, V naught equals to V max multiplied by substrate concentration divided by Km plus substrate concentration. ओके, तो अभी हम ये जब जान रहे हैं तो हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि V max एंड Km, इसमें मैंने ऑलरेडी बताया V max, आप देख सकते हो कि V max यहाँ पे है। ठीक है, एंड व्हाट आर वी डिनोटिंग, दिस इज द Y एक्सिस। Y एक्सिस में हम रेट ऑफ रिएक्शन जान रहे हैं। रेट मतलब क्या होता है, रेट का मतलब होता है स्पीड ऑफ द रिएक्शन, कितनी जल्दी से एंजाइम प्रोडक्ट बना दे रहा है सबस्ट्रेट को लेके। ठीक है, और एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ठीक है, और आप देख रहे हो कि किस तरीके से हम V max by 2 दैट इज हाफ वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, ये हम आपको आगे बताएंगे कि ये किस तरीके से, मतलब व्हाई डू वी फाइंड V max by 2 और हाफ वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द एंजाइम। ठीक है, तो ये जो आप कर्व देख रहे हो दिस इज कॉल्ड एज द हाइपरबोलिक कर्व। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो ये वाली वैल्यू क्या होती है हमारी, जब यहाँ पे होता है हमारा, हमारे ग्राफ में, हमारे सब लाइफ साइंसेस स्टूडेंट्स को, इनफैक्ट एवरीवन शुड नो हाउ टू रीड अ ग्राफ। अगर आपको ग्राफ के बारे में पता होगा, अगर आप आपको, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट लाइक क्वेश्चन होता है सीएसआई नेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि वो ग्राफिकल इलस्ट्रेशंस देते हैं और उससे आपको आंसर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसका इनिशियल आप पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे दोनों की क्वांटिटी 0 0 होगी। ठीक है, तो ये हाइपरबोलिक कर्व का मतलब क्या होता है कि कुछ रेट तक, कुछ देर तक ये इंक्रीज होते जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ते जा रहा है तो हमारी जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो मतलब ये है जैसे कुछ कंटेंट है हमारे एंजाइम को ऑलरेडी, और उसमें सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देते हैं, ज्यादा कर देते हैं, तो धीरे धीरे आप देख सकते हो कि वो और स्पीड से वो गाड़ी निकल जाती है। जैसे हम जितना फ्यूल डालते जा रहे हैं तो उतनी जल्दी जल्दी गाड़ी और स्पीड चलते जा रही है। और एक बार गाड़ी हमारी रिवर्स में आ गई, रिजर्व में आ गई, सॉरी, तो फिर हम उसको धीरे धीरे चलाते या फिर बहुत स्पीड में चलाते कि उसकी एनर्जी एफिशिएंसी रहे। ठीक है, तो आपको सब चीज गाड़ी से नहीं हम रिलेट करेंगे, हमें एंजाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ते जा रहा है इस रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब एक पॉइंट पे आप देख सकते हो यहाँ पे जब उसने मैक्सिमम अटेन कर लिया है, जब हमारे इतना इतना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इस लेवल पे, क्योंकि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इस लेवल पे आप देख सकते हो कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इतना जब बढ़ा तो हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन हो गया उस एंजाइम का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा V मैक्स। अगर आप यहाँ से उसको Y एक्सिस पे ड्रॉ करोगे और उसके बाद आप देख रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ओके, एंड व्हाट डज इट शो, इट शोज दैट द एंजाइम का जो रेट है, जो स्पीड है, दैट हैज बिकम कांस्टेंट, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर इट इज डिक्रीजिंग। मतलब इस पॉइंट के बाद अगर आप जितना भी सबस्ट्रेट उस मीडियम में प्रोवाइड कर लो वो स्पीड ऑफ द रिएक्शन अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो एंजाइम काइनेटिक्स हम बोल रहे थे
किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, किस चीज की मूवमेंट हो रही है भाई, सबस्ट्रेट बन रहा है प्रोडक्ट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है। तो आई होप दीज थ्री थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू बिफोर वी स्टार्ट विद द फर्दर लाइक डिस्कशन अबाउट एंजाइम काइनेटिक्स। लास्ट है हमारा कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी, कैटालिटिक वर्ड ही है जो एंजाइम काम करता है। एंजाइम क्या करता है, हमारा एंजाइम क्या करता है, हेल्प करता है, कैटालिसिस करता है। वो हेल्प करता है कि सबस्ट्रेट को फटाफट प्रोडक्ट बना दे, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से कन्वर्जन एफिशिएंसी परसेंटेज में ये डिनोट कर रहे हैं, और ये तीन कंपाउंड्स से देख रहे हैं कि किस तरीके से उसकी एफिशिएंसी, मतलब कौन सा ज्यादा एफिशिएंट है, कौन सा कम एफिशिएंट है, ये हम इस ग्राफ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये चार टर्म हमें पता होने चाहिए। कैटालिटिक एफिशिएंसी मतलब कितनी जल्दी एक एंजाइम सबस्ट्रेट बनाएगा, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये आप जान लो ये क्यों जरूरी है, ये वाला पॉइंट हमारे एंजाइम काइनेटिक्स के लिए क्यों जरूरी, क्योंकि जब एंजाइम सबस्ट्रेट ये कॉम्प्लेक्स टेम्पररी कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स की तरीके से बनेंगे, बॉन्ड्स के हेल्प से बनेंगे, तो तभी वो चेंजेस, जैसे ही वो टेम्पररी इंटरेक्शन होगा तभी ना वो कांटेक्ट में आएगा, उनकी इंटरेक्शन होगी, और उसी वजह से वो सबस्ट्रेट का जो लाइक स्ट्रक्चर है उसको वो चेंज करेंगे और वो फिर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और उस जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज होगा, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा, या फिजिकल कैरेक्टर्स चेंज होते हैं जब उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है उस कंपाउंड की। तो इसी तरीके से, इसीलिए हम कैटालिटिक एफिशिएंसी मतलब हम जितनी जल्दी और जितने अच्छे से एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतना ही अच्छा वो एंजाइम है, और उतने ही जल्दी उसकी एफिशिएंसी, वो उतना ही एफिशिएंट होगा, ठीक है। क्योंकि हम एफिशिएंसी अगर हम किसी की भी कोई भी मशीन के बारे में बोले, तो अगर हमारा मशीन, व्हाट इज द मशीन, ठीक है। हमारे 3 इडियट्स में ये फेमस क्वेश्चन रहा है कि व्हाट इज अ मशीन, मशीन इज एनीथिंग व्हिच मेक्स आवर लाइफ सिंपलर, व्हिच मेक्स आवर वर्क इजियर। तो इजियर मतलब एक कहीं ना कहीं इससे भी रिलेटेड है कि टाइम कम लगे, भाई मुझे तो जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए। तो हमारे कैटालिटिक एफिशिएंसी, अगर हम एंजाइम की बात करें, तो एफिशिएंट वो तभी होगा जब वो जल्दी जल्दी ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा, क्योंकि जल्दी कॉम्प्लेक्स बनाएगा तभी तो ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट को चेंज करके उसको एक नया प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। ये जो चार चीजें हैं आपको बिल्कुल याद रखनी चाहिए, और मेन हम अभी जानेंगे कि अगर आगे हमें लाइक क्या पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब आ गया हमारा माइकलिस मेंटन इक्वेशन, ठीक है। तो इससे पहले कि हम ये ग्राफ को, जो आपने पीछे देखा था ग्राफ, यही वही है ग्राफ, और इसमें जानने से पहले पहले तो हम सिंपली, हमने वो फिगरेटिव देखा था कि किस तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और कैसे वो प्रोडक्ट बना, पिंक लाइक ब्लू से पिंक बन गया, वो हमने बस ऐसे ही मतलब देख, दैट वाज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। बट व्हेन यू गो थ्रू द केमिकल इक्वेशन, तो आप ये देख सकते हो E plus S, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट एट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये K1 क्या है, रेट मतलब कितने स्पीड में, एरो के ऊपर लिखा है, तो मतलब ये कितनी स्पीड से एंजाइम और सबस्ट्रेट बना देता है हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब उसी का रिवर्स है, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में लिमिटेड एंजाइम है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार एंजाइम यूज हो गया तो चलो भाई डिस्ट्रॉय, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक बार मशीन को यूज किया तो चलो भाई अब फिर से सारे प्रोडक्ट आएंगे फिर ही हम काम करेंगे, ऐसे तो नहीं होता है, हमारी बॉडी ऐसे नहीं बोलती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ लग जाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देता है, तो एक बार जब वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है इनटू अ प्रोडक्ट, तो ये एंजाइम दोबारा से ब्रेक हो जाता है इनटू लाइक वो फ्री हो जाता है, ठीक है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड अगेन, ओके। और इसको हम K-1 क्यों लिख रहे हैं, और आप देख सकते हो कि ये एक रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है।
अगर सोचो जैसे कि मैंने बताया कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना बहुत जरूरी है, तो लेट्स से अगर मेरे पास ऐसा एंजाइम है जो सबस्ट्रेट के साथ उतना एफिशिएंटली बाइंड नहीं कर रहा है, तो अगर वो बाइंड नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, इस एनर्जी के साथ वो ब्रेक हो जाएगा बैक इनटू एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, प्रोडक्ट तक वो पहुंचेगा ही नहीं, वो क्या होगा, वो ब्रेक करके वो सीधा एंजाइम और सबस्ट्रेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं हुई है। ठीक है, तो ये हमारा इतना जो रीजन है ये हम सबस्ट्रेट बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, और हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन पे भी हम सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कितनी एफिशिएंटली बाइंड हो जाता है, कितनी एफिशिएंटली वो बन जाता है, उसी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें और भी एक फैक्टर है, दैट इज K2। दिस इज द स्पीड विथ विच द एंजाइम सबस्ट्रेट विल चेंज एंड फॉर्म एंजाइम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी है। ठीक है, तो एंजाइम में दो मेजर फंक्शन हो रहा है, आप देख सकते हो एंजाइम एंजाइम एंजाइम। तो क्या कर रहा है हमारा एंजाइम, पहले तो वो सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा, ये बहुत जरूरी है। एक बार उसकी बॉन्डिंग अच्छे से होगी तभी ना वो आगे रिजल्ट दिखाएगा, और रिजल्ट क्या है हमारा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले तो उसकी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हमारा अच्छा सा बनना चाहिए। अगर ये अच्छा सा नहीं बना तो क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी K-1 करके वो वापस से E+S बना देगा, दैट इज वो जुदा कर देगा, सबस्ट्रेट को अपने से अलग कर देगा। ठीक है, और अगर एक बार एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया तो वो किस स्पीड से, K2 की स्पीड से, हम K2 से डिनोट करते हैं, या कई बार हम इसको K3 से भी डिनोट करते हैं, और इस K- को हम K2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो कितनी जल्दी एंजाइम ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, और ये बताएगा कि उसकी किस तरीके की कैटालिटिक एफिशिएंसी है। तो कितनी, जितनी जल्दी वो कैटालिसिस, जितनी जल्दी वो रिएक्शन करेगा सबस्ट्रेट पे, उतनी जल्दी ही वो प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो आई होप दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी क्लियर टू यू, क्योंकि ये हम समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे इस तरीके से क्या होता है, और हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन पे क्या पढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको मैं बताती हूँ कि CSIR नेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से रिलेटेड। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर कोई भी लाइक लेबोरेटरी में वो चेक कर रहे हैं, कोई एक एंजाइम लाइक बनाया है, या फिर सबस्ट्रेट को चेक कर रहे हैं कि इस एंजाइम के साथ वो फंक्शन करेगा कि नहीं, तो उसकी हम वेलोसिटी, उसकी स्पीड चेक करते हैं कि कितनी जल्दी वो प्रोडक्ट बना देगा। जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड पे देखा था कि किस तरीके से वो पिंक प्रोडक्ट को ब्लू बना देता है। ठीक है, तो वो जो कलर चेंज हो रहा है, हमने बस बहुत सिंपली जानने के लिए किस तरीके से प्रोडक्ट बनना है, तो लेट्स से अगर लेबोरेटरी में भी हम कुछ ऐसा लाइक सबस्ट्रेट ले रहे हैं जिसपे कलर चेंज आया, तो हमें पता चलेगा प्रोडक्ट बन रहा है, और हम उसकी स्पीड को भी रिकॉर्ड करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइक एक आपको पूरा एक स्टोरी दी जाएगी कि हमने ये एंजाइम लिया, ये सबस्ट्रेट लिया, और इस तरीके का रिएक्शन हुआ। तो जस्ट डिनोट जो भी आपको कंडीशन दिया होगा उसके उसके अकॉर्डिंग आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे कि ये ग्राफ में सही उसकी रिकॉर्डिंग है, ये में कि ये में, दैट इज 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आपको पता चलेगा, जब आपको लाइक ये पता होगा कि ग्राफ में हम डिनोट क्या करते हैं। तो सबसे पहले तो रेट ऑफ द रिएक्शन, स्पीड, वही स्पीड, स्पीड हमारे वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा है एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में हम क्या डिनोट करते हैं, हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कितना सबस्ट्रेट है, कितना हमें सबस्ट्रेट चाहिए। ठीक है, तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मान रहे हैं। कैसे मान रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। ठीक है, अब पहले तो पहली बेसिक चीज जो आपको जाननी चाहिए माइकलिस मेंटन के बारे में, लाइक माइकलिस मेंटन इक्वेशन के बारे में जानने के लिए, वो ये है कि इसमें ये एक एंजाइम और एक सबस्ट्रेट की ही बात कर रहे हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस इज ओनली रिलेटेड टू वन एंजाइम एंड वन सबस्ट्रेट। ठीक है, आपको आगे और कंडीशंस में बताऊंगी इसमें हमारे लाइक सबस्ट्रेट भी होता है, और लाइक अदर
एंजाइम्स भी होते हैं जो इफेक्ट करते हैं एक्टिव साइट या फिर एंजाइम के अलग पोजीशन पे जाके लग जाते हैं, तो ये सब हम आगे बात करेंगे। बट माइकलिस मेंटन के इक्वेशन के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये इक्वेशन is only fixed to one enzyme and one substrate, and which forms one enzyme substrate complex. इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, कोई मिक्सिंग नहीं है, एक ही एंजाइम की बात की गई है, ठीक है। तो उसमें बताया है इन्होंने क्या रिलेट किया कि रेट ऑफ द रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ द रिएक्शन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट पे आप देख सकते हो कि जब ये रिएक्शन स्टार्ट ही होगा उस समय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी कम है और हमारा स्पीड ऑफ द रिएक्शन भी कम है, ठीक है। तो क्या हो रहा है आप देख सकते हो, धीरे 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 जैसे ही मैं सबस्ट्रेट बढ़ाती जा रही हूँ मेरे रिएक्शन का स्पीड भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये बी मैक्स जो पोजीशन है, ये इस पोजीशन पे कब आ रहा है हमारा एंजाइम, जब हमारा मैक्सिमम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, जब हम इतना ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सॉरी फॉर द एनोटेशन बट देन आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि अगर हम इतना सबस्ट्रेट जब दे देंगे तो दिस विल बी द मैक्सिमम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो हम डाल सकते हैं, ठीक है। दिस कर्व इज नोन एज हाइपरबोलिक कर्व। तो इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू है जो एंजाइम की अटेन होती है, मैक्सिमम स्पीड से ये एंजाइम चल सकता है जब हम उसको इतना लेवल ऑफ सबस्ट्रेट दे दिया। सपोज हमने, ये हमारा वैल्यू है 2, ठीक है, और ये हमारा समवेयर अराउंड इट इज कमिंग टू 8, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं 8 यूनिट्स ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दूंगी तो वो एंजाइम मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी अटेन हो जाएगी उस एंजाइम की, ठीक है। लेकिन हम वी मैक्स बाय 2 दैट इज हम लोग हाफ हाफ रेट ऑफ द रिएक्शन पे हम क्यों चेक करते हैं केएम, ये केएम हमारा जो माइकलिस मेंटन का कांस्टेंट है, ये हम मिड वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू क्यों हम लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि दिस इज हाइपरबोलिक कर्व, ठीक है। ये बढ़ तो रहा है लेकिन इस पे ये जो कर्व आ रहा है, हम देखो हम हमें वी हैव टू बी वेरी एफिशिएंट व्हाइल डूइंग एनी लेबोरेटरी चेक्स आल्सो, ठीक है। तो हम अगर हम किसी एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इमीडिएटली उसको बहुत सारा सबस्ट्रेट दे देंगे तो हमारी वेस्टेज होगी ना, क्योंकि जस्ट टू अटेन द मैक्सिमम जस्ट टू नो द मैक्सिमम वेलोसिटी हम इतना ज्यादा उसको सबस्ट्रेट दे देंगे कि वो मतलब रिएक्शन के लिए, और मुझे जितना हम सबस्ट्रेट देंगे उतने हमें टाइम तक वेट भी करना पड़ेगा उसकी स्पीड जानने के लिए। तो एज इफ वी हैव टू वर्क एफिशिएंटली, वी हैव टू वर्क इन अ प्रॉपर मैनर कि हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाए और करेक्ट रिजल्ट आए, तो हम हाफ वैल्यू तक मैक्सिमम एंजाइम के मैक्सिमम वैल्यू के हाफ तक हम उसको लेके जाएंगे एंजाइम के रिएक्शन को, और हम उसके सबस्ट्रेट लेवल को उधर तक ही बढ़ा रहे हैं। और जब हम देखेंगे कि लाइक हमारा हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू उस एंजाइम का अटेन हो चुका है, तो हम उस समय देख लेंगे कि हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे हमारा हाफ ऑफ द वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो गया है एंजाइम का, ठीक है। तो अगर हाफ वैल्यू अटेन हो जाएगा 2 यूनिट्स ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे, तो हम जान लेंगे कि हमारा जो माइकलिस कांस्टेंट है के एम है दैट इज 2 यूनिट्स, ठीक है। ये मैं आपको बहुत ही बेसिक वे में समझा रही हूँ क्योंकि आपको ये सब जानना चाहिए बहुत अच्छे से इस ग्राफ के बारे में, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। एंड दे आर वेरी इजी, यू शुड नॉट बी लाइक कुछ कुछ बच्चों को क्या होता है ऐसे ग्राफिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं तो वो बहुत डर जाते थे, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है क्योंकि these questions are very simple and like you just need to know the concepts very clearly, okay। तो हमने ये सब जान लिया कि क्या होता है कि हम पूरे एफिशिएंटली काम कर रहे हैं तो हाफ ऑफ द वैल्यू हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ द रिएक्शन जान लेंगे और उसमें हम देख लेंगे कि कितना हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। तो जितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हो गया दैट विल बी इक्वल टू द Km वैल्यू, ठीक है। यू कैन सी दिस फॉर्मूला,
नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इनिशियल वेलोसिटी अगर हम जाने कि किस वेलोसिटी पे, किस स्पीड पे हमारा रिएक्शन स्टार्ट होगा, इग्नाइट होगा, तो वो हम जानेंगे। अगर हमें किसी भी एंजाइम की भी मैक्सिमम वेलोसिटी पता होगी, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ और उसको डिवाइड करेंगे हम हमारे Km माइकलिस मेंटन कांस्टेंट से, जिसको हम ऐड करेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन से। तो हम इस फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी किस वेलोसिटी के साथ हमारा एक्सेलरेट, कैसे स्विच ऑन होगा हमारे एंजाइम का। ठीक है, तो आई होप दिस लाइक ग्राफ इज टोटली क्लियर टू यू। ओके, चलो, तो वील प्रोसीड फर्दर विद दिस। Okay, chalo. So this is just an extension of the Michaelis-Menten constant, Michaelis-Menten equation. Okay, तो आप देख सकते हो इसमें यूनिट्स भी लिखे हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन तो इनिशियल रिएक्शन V नॉट करके बताया है, इसमें मोल, माइक्रोमोल एंड पर मिनट। ठीक है, इस यूनिट पे हम उसको डिनोट करते हैं। एंड Km क्या है हमारा, माइकलिस कांस्टेंट। ठीक है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हमने S से डिनोट किया है एंड ये मिलीमोल। ठीक है, इस पे लाइक दिस इज द यूनिट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्योंकि आपको यूनिट कन्वर्जन्स भी आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये जानना चाहिए कि आप किस यूनिट पे उसको लाइक ग्राफिकली उसको लाइक डिनोट कर रहे हो। ठीक है, अब हमारा जैसे कि मैंने बताया कि हमारा जो रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट इज directly proportional to the substrate concentration, that is हमारा V जो है that is directly proportional to the S। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, ये इनिशियल स्टेप्स में यही हो रहा है जब तक हम V max अटेन कर रहे हैं। आप देख सकते हो जैसे जैसे हमारे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन मैंने बढ़ाया है, वैसे वैसे हमारी स्पीड भी बढ़ते जा रही है रिएक्शन की। तो तब मैं बोल सकती हूँ कि हमारे जो रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, दैट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ओके, अब ये बहुत जरूरी कि हमारा जो Km वैल्यू है, Km मैं इसको बहुत बड़े से लिख रही हूँ ताकि आप इसको एकदम अच्छे से याद रखो। Km को हम लाइक दो तरीके से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हमें पता चला कि Km क्या होता है, इसका यूनिट क्या होगा, मिलीमोल ही जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का यूनिट है, क्योंकि Km इज इक्वल टू द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ओनली व्हेन द velocity, when the enzymes half velocity is attained। ठीक है, तो Km को हम और भी एक तरीके से डिनोट करते हैं या उसको डिराइव कर सकते हैं, दैट इज थ्रू K3 प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1। ये मैंने आपको ये लिखा नहीं है और लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके। अब जैसे कि मैंने आप चलो हम लोग पहले चलते हैं प्रीवियस ग्राफ में। ये आप देख सकते हो, इसमें मैंने ये इक्वेशन बताया, तो यहाँ पे मैं इसको मैं डिनोट कर रही हूँ K3 और इसको मैं मान रही हूँ K2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि Km वैल्यू मेरा डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी, K3 हमारा क्या डिनोट कर रहा था, कितनी जल्दी प्रोडक्ट बन रहा है एंजाइम के साथ, और प्रोडक्ट एंजाइम सबस्ट्रेट टूट के कितने जल्दी वो प्रोडक्ट बना दे रहा है। ठीक है, और K2 हमारा क्या था, ये तो हमारा नेगेटिव था। ठीक है, तो कितनी जल्दी वो दोबारा से ब्रेक करके एंजाइम और सबस्ट्रेट बना दे रहा है। ठीक है, और K1 क्या था हमारा, K1 था कि किस तरीके से एंजाइम बना दे रहा है हमारा क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो मैंने ऊपर लिख दिया है P प्लस E प्लस S और K1 के जगह पे मैं लिख देती हूँ ES। ठीक है, ये मैं आपको बस समझाने के लिए बता रही हूँ कि ये जो छोटे छोटे वैल्यूज है, जो रेट ऑफ द रिएक्शन हम जान रहे हैं, ठीक है, वो किस तरीके से हम डिराइव करें और किस तरीके से हम जानेंगे कि वो कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब आप देखो, कोई भी एंजाइम का अगर Km वैल्यू कम होगा, ठीक है, तो वो अच्छा होगा कि बुरा होगा। जितना जितनी कम वैल्यू Km की होगी उतना अच्छा उसका ये ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, जितनी कम वैल्यू होगी Km की
उतना ही अच्छा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि कैटालिटिक एफिशिएंसी, अगर आप एफिशिएंसी जानोगे किस तरीके से वो एंजाइम एफिशिएंट है कि नहीं, तो आपको एक और तरीके से पता कर सकते हो आप कि उसकी केएम की वैल्यू कम होनी चाहिए। जितनी कम वैल्यू आएगी केएम की, उतना ही अच्छा वो लाइक एंजाइम होगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं लेबोरेटरी में 5 एंजाइम चेक कर रही हूँ और किसी की केएम वैल्यू 0.1 आई, बाकी की 3-4 आई, तो हमारा सबसे अच्छा एंजाइम, सबसे एफिशिएंट एंजाइम क्या होगा? जिसकी वैल्यू 0.1 होगी। तो जितना कम वैल्यू होगा केएम का, उतना ही अच्छा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जितनी अच्छी बाइंडिंग होगी, उतनी जल्दी ही एंजाइम सबस्ट्रेट हमारा एंजाइम और प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो आप ये दो, मैंने ये डिस्कस इसलिए किया क्योंकि इस तरीके से भी हम डिराइव कर सकते हैं। दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ लाइक डिराइविंग केएम वैल्यू। अदरवाइज ये इक्वेशन तो है ही, तो इसको आप अगर लाइक आप सब्जेक्ट टू द फॉर्मूला, जो जो आपको पता है उसको आप एक तरफ लेके जाके विद द लाइक मैथमेटिकली यू कैन सॉल्व द अननोन क्वांटिटी, जैसे मैंने पहले बताया था। ठीक है, तो इस वैल्यू पे आप देख सकते हो जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू द वी मैक्स। और ये वी मैक्स कब होता है? जब हमारा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, केएम वैल्यू के कंपैरिजन पे जो कांस्टेंट है उससे बहुत ज्यादा। तो मतलब इसका ये है कि अगर एंजाइम एफिशिएंट नहीं हुआ, इसमें आप क्या देख रहे हो कि हमारा केएम वैल्यू कम है। ठीक है, तो इस पे क्या है कि अगर केएम वैल्यू कम है तो वो जल्दी से मैक्स वैल्यू पे अटेन हो जाएगा, जल्दी से मैक्सिमम वेलोसिटी से वो एंजाइम सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा इनटू प्रोडक्ट। अब इस कंडीशन पे आप देख सकते हो व्हेन द सबस्ट्रेट इज लेस देन द केएम वैल्यू, मतलब यहाँ पे केएम ज्यादा है। तो जब केएम ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा? एंजाइम अच्छा नहीं होगा। एंजाइम की आप देख सकते हो ये स्ट्रेट ग्राफ है, मतलब इसमें आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर बढ़ाते भी जाओगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन वही रहेगा। ये वाली ग्राफ आप देख सकते हो, यू कैन जस्ट कंपेयर। ये जो है ये हाइपरबॉलिक कर्व है, ये मैंने पहले भी बताया कि ये किस तरीके से एक आइडियल सिचुएशन बता रहा है एंजाइम का। तो लेट्स से अगर आपको एक ग्राफ दिया है जिसमें एक एंजाइम को जब हमने चेक किया तो उसका इस तरीके से हम प्लॉट करें ग्राफ विद दिस kind of like a bit slanting line, and this is the second enzyme which was checked and this had a hyperbolic curve. तो हमारा कौन सा अच्छा एंजाइम होगा? It will be but obvious this one, okay? Because ये वाला हमारा क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पे आप देख सकते हो कि हमारा KM वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो इट इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट कर्व। तो आपको KM वैल्यू कहाँ पे, किस जगह पे, पोजीशन पे जाके आ रही है, तो उसकी अगर केएम वैल्यू ज्यादा है तो मतलब उसका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं बनेगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा एंजाइम अच्छा नहीं है। तो विच वन विल बी एन एफिशिएंट एंजाइम? विल बी दिस एंजाइम। ओके, so Michaelis-Menten equation nicely describes the experimental observations. The substrate concentration at which V naught is half maximal is Km. ठीक है, तो ओवरऑल आपको यही जानना है। अगर आपको ये वाला डेरिवेशन इजी लगता है तो आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हो, लेकिन इसमें जो एंजाइम सबस्ट्रेट बेक करता है प्रोडक्ट में उसको K3 से डिनोट करते हैं। अगेन मेरी फेवरेट बुक है हिम्स एंड ऊपर, उस पे लाइक बायोकेमिस्ट्री, उस पे बहुत ही सिंपल वे में ये सब एक्सप्लेन किया गया है। तो ये आप उससे पढ़ सकते हो। एंड अदरवाइज यू कैन ऑल्सो लाइक अगर आपको डिटेल में जाना है और बहुत ज्यादा जानना है, बट देन I think I have touched on the basic things. If this is clear to you, you can easily crack any such question in the competitive exams. Okay, चलो, तो हमारा ये हो गया माइकलिस-मेंटन इक्वेशन, बहुत ही सिंपल वे में हमने पता कर लिया। अब आ गया लाइन वीवर पर प्लॉट। ठीक है, ये क्या है? अब हमने लाइन इक्वेशन तो पढ़ा होगा मैथ्स में, जो हमारे सब स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा। ये क्या होता है? y इक्वल्स टू mx+c। ठीक है, इसको हम लोग लाइन इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा लाइन इक्वेशन के ही बेसिस पे है, लाइन वीवर बर्ग्स प्लॉट। तो माइकलिस-मेंटन इक्वेशन, दिस इज नथिंग, सी
This is the equation of a straight line. ठीक है, so in the Lineweaver-Burks plot you can see that it is a straight line. ठीक है, ये हमारा y axis है, जैसे कि हम Michaelis Menten like equation में भी देखते हैं. This is x axis. ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये रेसिप्रोकल वैल्यूज है रेट ऑफ रिएक्शन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की. ठीक है, रेसिप्रोकल वैल्यूज है क्यों? क्योंकि अगर हम जनरली like substrate just like that substrate concentration of rate of the reaction का देखेंगे तो हमारा ऐसा ग्राफ आता है. ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम करेक्ट वैल्यू अगर हम हमें लाइक डेजिग्नेट करनी है, वैल्यू निकालनी है, तो हम उसी वजह से लाइनवीवर्स बर्क प्लॉट, दिस इज नथिंग बट अ करेक्ट लाइक करेक्ट इंटरप्रिटेशन. अगर हम लाइक ये वैल्यूज के इंटरप्रिटेशन लेना चाहते हैं, उसके वैल्यूज देखना चाहते हैं करेक्टली, तो हम लाइनवीवर्स बर्क प्लॉट को भी यूज करते हैं. दिस इज नथिंग लाइक डिफरेंट फ्रॉम इट. बस इसमें क्या है कि हम दोनों को लाइक जैसे हम लॉग वैल्यूज भी बोलते हैं, उसी तरीके से लाइक इसको हम रेसिप्रोकल वैल्यूज लेते हैं सबस्ट्रेट के और रेट ऑफ रिएक्शन के. ठीक है, तो अगर आप देखोगे y equals to mx plus c which is the equation of the line, like straight line का equation y equals to mx plus c होता है, जिसमें m is what the slope. ओके, तो इसमें भी ये slope है. तो अगर मुझे वैल्यू जाननी है v max, ये आप देख सकते हो y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट मतलब ये जो लाइन है हमारी, जो जो वैल्यूज प्लॉट करने वाली लाइन है, वो कहाँ पे स्ट्राइक करती है y एक्सिस को, वो हमको वैल्यू देगी 1 बाय वी मैक्स की. ठीक है, द रेसिप्रोकल वैल्यू ऑफ वी मैक्स. ओके, और मैंने इसीलिए माइकलिस मेंटन लाइक ग्राफ साइड बाय साइड दिया है ताकि आप इसको रिलेट कर सको. और लाइन वीवर बर्क में खाली उसको रेसिप्रोकल लेके, इसलिए उसमें स्ट्रेट लाइन आ जाती है. तो अगर मुझे वैल्यूज चाहिए होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की स्लोप की, तो फिर मैं उसको ये फॉर्मूला से आराम से निकाल सकती हूँ. ठीक है, और इसमें आप देख सकते हो 1 माइनस 1 बाय km की वैल्यू. km इज लाइक फ्रॉम द लाइक Michaelis Menten, you can see that km is the substrate concentration. इसमें ये रेसिप्रोकल वैल्यू में, इसीलिए हम इसको -1 by km लिखते हैं. माइनस क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये जो हमारा इनिशियल वैल्यू यहाँ पे होती है, ये 0 होती है ना, 0 होती है, और ये इसके पीछे जा रहा है, इसीलिए इसको -1 by km बोलते हैं. ठीक है, तो आप जब इक्वेशन में इसको पुट अप करोगे तो 1 by इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल्स टू Michaelis Menten constant divided by Vmax into 1 by substrate concentration plus 1 by Vmax. Okay, so this is the formula that we derived through Lineweaver-Burks plot. Okay, चलो अब हम नेक्स्ट जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले तो आ जाता है हमारा टेम्परेचर. ओके, तो आप लोगों को सब पता है कि हमारे बॉडी का जो इनर टेम्परेचर होता है दैट इज मोर देन आउटसाइड टेम्परेचर. ठीक है, हमारी बॉडी की इनर लाइक एनवायरनमेंट जो होता है दैट इज अ बिट वार्म कंपेयर टू द आउटर एनवायरनमेंट. ओके, तो ये इसलिए होता है ताकि जो भी एंजाइम लाइक मेजरली ये भी एक फैक्टर होता है कि एंजाइम एक्टिविटी थोड़े हाई रेट ऑफ लाइक टेम्परेचर पे ज्यादा अच्छे से काम करती है. क्यों? क्योंकि उसमें एक्साइटेशन मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है ना. जब टेम्परेचर ज्यादा होते हैं तो मॉलिक्यूल्स की इंटरेक्शन, कंपाउंड्स की इंटरेक्शन बढ़ जाती है, और उसके वजह से वो क्या होता है कि जल्दी जल्दी वो डीनेचर भी हो जाते हैं और न्यू प्रोडक्ट बना देते हैं. ठीक है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर को अगर डिनोट किया तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है until it reaches the optimum temperature. But if it is too high, you know enzyme is a protein, so what will happen? It will become denatured. ठीक है, denatured मतलब उसकी प्रॉपर्टी वो टूट जाएगा या उसकी प्रॉपर्टी सब चले जाएगी. It will change its form and it will become denatured. Okay, तो टेम्परेचर किसी हद तक ही बढ़ने से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, बट आफ्टर इट रीचेस द ऑप्टिमम टेम्परेचर इट विल स्टार्ट falling down, means the enzyme will start getting denatured. Next is the value pH concentration. Enzymes have optimum pH just like optimum temperature. It also needs an optimum pH. So once you keep increasing its pH, so the rate of reaction will also start increase until it reaches the optimum pH. Once the optimum pH is reached, it will
come down. Why? Because again it will become denatured. If higher or lower H plus ion concentration in acid, OH minus in alkaline can interfere enzyme structure. This is the reason why it requires an optimum pH. ठीक है, अब आ गया हमारा एंजाइम कंसेंट्रेशन. ये तो हमने पढ़ा था कि अगर एंजाइम कंसेंट्रेशन बढ़ा दिया और सबस्ट्रेट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है तो वो कुछ लेवल तक बढ़ेगा. ठीक है, और उसके बाद क्योंकि सबस्ट्रेट लिमिटेड है, एंजाइम को बढ़ा के हमारा कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि सबस्ट्रेट पे ही एंजाइम एक्ट करेगा. एंजाइम तो सीधा सीधा प्रोडक्ट तो बना नहीं सकता है, तो एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट रिएक्ट करेगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा. तो इसीलिए enzyme को भी कुछ हद तक, you can see this line till here is when there is steady increase if the substrate is available. Once it reaches there, then the increased enzyme concentration will not affect the rate of the reaction, okay, because substrate is limited. Okay, next is our substrate concentration. So of course if the substrate concentration is increased, ये हमने पढ़ा है किस तरीके से Michaelis Menten equation, किस तरीके से हमारे Km की वैल्यू क्या होती है, घटती है. ठीक है, Km की वैल्यू अगर कम होगी तो हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, कम कंसंट्रेशन में भी हम Km की वैल्यू अचीव कर लेंगे जब हमारा Vmax हाफ की पोजीशन पे रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा. ठीक है, तो increase substrate concentration will increase the rate of the reaction again until active sites of enzymes are used. ये दोनों स्टेटमेंट आप देखो, इसमें लिखा है until substrates amount are limited, because substrate तो भाई लिमिटेड है. अगर सबस्ट्रेट इनएफिशिएंट लाइक बहुत सारे अमाउंट में है ऑलरेडी, तो एंजाइम का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स रेट ऑफ रिएक्शन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, बिकॉज उसके लिए इनफ सबस्ट्रेट होगा. लेकिन अगर सबस्ट्रेट लिमिटेड है तो एंजाइम कंसंट्रेशन भी कुछ लेवल तक अगर आप बढ़ाओगे तो हमारा लाइक रिएक्शन हमारा सही रहेगा. अदरवाइज it will also be stagnant because substrate level is limited. Okay, नेक्स्ट है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन. ये भी मैंने बताया कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. बट वंस ऑल द एंजाइम्स आर यूज्ड, ठीक है, then if the increase in the substrate concentration will happen, enzyme activity will not get affected. Okay, चलो अब आ गया हमारा एंजाइम इनहिबिशन. इनहिबिशन का मतलब क्या होता है कि इट स्टॉप्स. ठीक है, ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारे एंजाइम को काम करने नहीं देते हैं, प्रोडक्ट बनाने नहीं देते हैं. ठीक है, दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर सपोज हम लाइक रेगुलरली बनते जाएगा और हमारा प्रोडक्ट हमें जरूरत भी नहीं है तो बनेगा तो इट विल बी ऑफ नो यूज, राइट. सो एंजाइम्स नीड टू बी इनहिबिटेड एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ फीडबैक मैकेनिज्म व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द reaction that comes and binds to the enzyme and does not allow the reaction to occur. This is one of the factors. ठीक है, this is one of the factors. Okay, अब पहले तो हम जाने कि नॉर्मल बाइंडिंग में क्या होता है. हमारा एक सबस्ट्रेट होता है, मैंने जैसे बोला कि एंजाइम पूरा प्रोटीनेशियस है, लेकिन हर एक जगह उसकी लाइक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट नहीं करेगी. ओनली द एक्टिव साइट ऑफ द enzyme will react and you can see the substrate will fit into that and then change and form the प्रोडक्ट. ओके, अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या होती है. कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है कि दोनों लड़ाई करेंगे. वो बोलेगा मैं आके लगूंगा, जो इनहिबिटर है वो बोलेगा मैं आके लगूंगा, सबस्ट्रेट बोलेगा मैं आके लगूंगा. तो किसके बीच लड़ाई हो रही है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में. एस आई में लिख देती हूँ. ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर. ये आप देख रहे थे, ये क्या था, ये ऐसे सबस्ट्रेट है. ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा इनहिबिटर है. ठीक है, कॉम्पिटिटिव, उसकी कंपटीशन हुई लेकिन हमारा इनहिबिटर जो है वो बाजी मार गया, वो जीत गया. तो अगर इनहिबिटर जीत गया जाके वो एंजाइम के साथ जाके लग गया. ठीक है, तो अगर वो लग गया, उसने वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली है, तो हमारे सबस्ट्रेट को ये लगने नहीं देगा. ठीक है, so this is competitive inhibition and competitive inhibition occurs between substrate and inhibitor. Okay, non-competitive inhibition, this is also called as allosteric. ठीक है, allosteric वर्ड ये आप बहुत अभी सुनोगे और आपने लाइक बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं. ठीक है, ALLOS. First I'll tell you what is the meaning of allos. Allos means what.
alus means other, और स्टेरिक हम जो बोलते हैं STERIC, ठीक है। तो स्टेरिक क्या हो जाता है, अनदर सॉलिड। तो इसमें क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव है, तो इसमें जो इनहिबिटर है उसको भैया लड़ाई तो नहीं करनी है सबस्ट्रेट के साथ। तो वो अगर लड़ाई नहीं कर रहा है तो वो किस तरीके से स्टॉप कर रहा है, आप देख सकते हो कि ये जो हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, आई लिख देती हूँ मैं, ये इनहिबिटर किसी और पोजीशन पे सबस्ट्रेट की जो पोजीशन है, जैसे यहाँ पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने क्या किया था, सबस्ट्रेट की जहाँ जगह थी उसने उसकी जगह ले ली है ना, और वो क्या उसने क्या किया, सबस्ट्रेट को लगने नहीं दिया। अब ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, चुपके से ये दूसरे पोजीशन में जाके लग जाता है। उसकी वजह से आप देखोगे कि ये जो एंजाइम की पोजीशन है ये इसको कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस ला देता है। कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस मतलब उसकी जो लाइक जिस तरीके का उसका अपीयरेंस था उसको चेंज कर देता है, ताकि जो कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव जो सबस्ट्रेट है वो उससे आके लग ना पाए। तो इनहिबिशन, यहाँ पे भी इनहिबिशन ही हो रही है, ये रोक ही रहे हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट रिएक्ट कर रहा है इनहिबिटर के साथ। नॉन कॉम्पिटिटिव में भाई दोनों झगड़ा नहीं कर रहे हैं, वो चुपके से दूसरे की जगह में आके बैठ गया। तो उसके वजह से क्या हो गया, जो पहले वाले की जगह थी उसको उसकी जगह जिस तरीके की उसको लाइक रिक्वायरमेंट थी वो उसने चेंज कर दिया, ठीक है। उसकी वजह से वो लग नहीं सके। तो ये वर्ड आप बहुत ध्यान से रखना और याद रखना, एलोस्टेरिक। ओके, सो enzyme inhibition can be of two types, competitive and non-competitive. Competitive will be between substrate and inhibitor, and non-competitive will be between substrate and the inhibitor will just go and attach to any position of the enzyme, bringing conformational change so that the substrate does not come and attach to it. Okay, चलो ये आप देख सकते हो एलिस्टेरिक, ये एक्टिवेटर है, आप देख सकते हो ये वाला, ये वाली डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। ये हो गया हमारा सबस्ट्रेट, और ये आप देख सकते हो ये हमारा है एंजाइम, ठीक है। तो एलोस्टेरिक एक्टिवेटर, एक्टिवेटर क्या है भाई, ये एलोस्टेरिक एक्टिवेटर जो अलाउ करेगा कि इस पे लाइक एंजाइम के दूसरे पोजीशन पे, ये सबस्ट्रेट की पोजीशन पे नहीं लगेगा, तो ये एलोस्टेरिक दूसरे पोजीशन पे एंजाइम के लग जाएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, इट हैज बाउंडेड ओवर हियर। So because of this binding, since it is an activator, अगर ये एक्टिवेटर है तो ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट की, ये आप देख सकते हो इसकी पोजीशन ऐसी थी कि ये जो ब्रॉड वाले सबस्ट्रेट है ये नहीं लग सकते थे, ठीक है। तो ये क्योंकि एक्टिवेटर है, इसने आके इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज करके आ दिया एंजाइम में। उसके वजह से ये सबस्ट्रेट आके क्या होगा, बाइंड हो जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा। तो आपने अभी वहां पे देखा एंजाइम इनहिबिशन, और यहाँ पे आपका आ जाएगा एंजाइम एक्टिवेशन थ्रू एलोस्टेरिक प्रोटीन। ओके, चलो तो ये सब हमने हमारा क्लियर हो गया। Chalo, so let us just conclude this chapter. Enzyme kinetics is the study of enzymatic reactions and their behavior under different conditions. Enzymes are what? Biological catalysts that accelerate biochemical reactions in living organisms, accelerate or decelerate, but generally they accelerate, right? The formation of an enzyme substrate complex is crucial for catalyzing reactions. The Michaelis-Menten equation describes the relation between the reaction rate and substrate concentration. Vmax represents the maximum reaction rate under saturating substrate. As I told you, when the substrate concentration is highest, while Km indicates the substrate concentration at half of Vmax. ठीक है? This is the Michaelis-Menten constant also. Okay, catalytic efficiency, Cat by Km measures how effectively an enzyme converts substrate to product. Okay, enzyme kinetics is important in drug development, enzyme engineering, and biotechnological applications. Understanding enzyme kinetics provides insight into enzyme inhibition and regulation. Okay, so if you like today's video, do like, comment, share, and subscribe to our channel, Adarsh Sharda. Okay, bye bye.